हेलो एवरीवन। आज हम आपको मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड बताने वाले हैं। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत घटने पर इसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग घटती है। यानी प्राइस और जो डिमांड होती है ये एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ता है हमारी डिमांड कम हो जाती है, और जैसे ही प्राइस हमारा कम हो जाता है हमारी डिमांड बढ़ जाती है। अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या है कि उपभोक्ता जो है उसकी रुचि स्थिर रहनी चाहिए, फैशन नहीं बदलना चाहिए, उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए यानी वो समझदार होना चाहिए, उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए। तो ये सब हमारी कुछ अन्य बातें समान रहने में आता है। सैमुअलसन क्या कहते हैं? अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी वस्तु की अधिक मात्रा बाजार में आती है तो वे वस्तुएं कम मूल्य पर ही बेची जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी तो वह वस्तुएं कम मूल्य पर ही बेची जाएंगी। अब इसकी देखिए एजम्पशंस क्या क्या हैं। सबसे पहला ये है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और जो उससे संबंधित वस्तुएं हैं, जैसे अगर हम चीनी की बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित वस्तु गुड़ हो गई, अगर हम चाय की बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित वस्तु कॉफ़ी हो गई। इनकी कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये प्रतिष्ठा रक्षक या लग्जरी आइटम नहीं होने चाहिए, ये नॉर्मल वस्तुएं होनी चाहिए। और जनसंख्या जो है वो भी स्थिर रहनी चाहिए, क्योंकि अगर जनसंख्या एकदम से बढ़ जाएगी तो कीमत हमारी कुछ भी हो, मांग एकदम से अपने आप बढ़ जाएगी। तो जनसंख्या स्थिर रहनी चाहिए। अब देखिए क्या बता रहे हैं, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि मांग का नियम हमें बताता है कि मांग का कीमत के साथ ऋणात्मक संबंध होता है। अब मांग के नियम के लागू होने के कारण क्या है, या फिर जो हमारा मांग वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों झुका रहता है? ऐसा होता है डीडी कर्व हमारा, तो ये ऊपर से नीचे की ओर क्यों आता है? तो इसके हम रीज़न बता देते हैं। पहला है हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए मांग का जो नियम है वो उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है कि जैसे जैसे हम एक वस्तु की इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं तो उनसे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। तो ये कह रहे हैं कोई भी वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देना चाहता। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जो हमें प्रति इकाई उससे उपयोगिता मिलती है। जैसे कि एक वस्तु हमने प्रयोग करी, इससे हमें 15 के बराबर यूटिलिटी मिली। सेकंड हमने यूज़ करी, उससे हमें 13 की मिली। हमने तीसरी यूज़ करी, उससे हमें 10 की मिली। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा जब उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है, मान लीजिए हम इसकी 10वीं इकाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो शून्य हो जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देना चाहता। जैसे जैसे हम वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ खरीदते जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। इसीलिए जब मूल्य गिरता है तभी अधिक वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं, नहीं तो जितनी हमारी नीड होती है हम उतनी ही लेते हैं, कोशिश करते हैं कि उससे भी कम ली जाए। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी एक वस्तु का दूसरी की जगह प्रयोग करना। मांग रेखा का बाएं से दाएं नीचे गिरने का कारण एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइस और डिमांड में हमारा नेगेटिवली रिलेशन होता है। तो जब किसी आवश्यकता की पूर्ति दो या अधिक वस्तुओं से की जाती है तो उसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। जैसे कि मिट्टी के तेल की कीमत में अगर कमी हो गई तो लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी या कोयले के स्थान पर मिट्टी के तेल का ही प्रतिस्थापन करने लगेंगे, यानी मिट्टी के तेल का यूज़ करने लगेंगे लकड़ी और कोयले के स्थान पर, क्योंकि मिट्टी के तेल की कीमत जो है वो कम हो गई है। ऐसे ही कोई भी और वस्तु हो, अगर एक वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी तो उसका इस्तेमाल करने लगेंगे उस वस्तु की जगह जिसकी कीमत में कमी नहीं आई है। उसके बाद है देखिए आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है, क्योंकि अब उपभोक्ता पहले से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तेल का मूल्य 15 रुपये प्रति किलो से 10 रुपये प्रति किलो हो जाता है, तो अब उपभोक्ता 10 रुपये में ही खरीद लेता है, तो 5 रुपये जो बच रहे हैं
तो या तो उससे वो और आधा किलो तेल ले सकता है। तो इससे क्या होगा, तेल की मांग में जो अतिरिक्त वृद्धि हुई है उसे ही आय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उस वस्तु का उपभोग वे लोग भी करने लग जाते हैं, यानी कंजम्पशन वे लोग भी करने लग जाते हैं जो ज़्यादा कीमत के कारण पहले इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। इसी कारण मांग में वृद्धि हो जाती है। और अगर मूल्य ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जो लोग पहले इस्तेमाल कर रहे थे वो भी नहीं करते हैं, तो इस तरह से कमी हो जाती है। विभिन्न प्रयोग। अधिकतर वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके विभिन्न प्रयोग होते हैं, लेकिन वे प्रयोग जो होते हैं समान महत्व के नहीं होते। इसीलिए जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसका प्रयोग कम महत्व वाले उपयोग में भी होने लगता है। जैसे इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे चंदन की लकड़ी। हम जानते हैं चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत लिमिटेड किया जाता है। लेकिन अगर चंदन की लकड़ी ही किसी कारण से सस्ती हो जाए तो इसका प्रयोग शायद और भी कामों में लिया जा सकता है, जैसे कि इसका काम जलाने में भी लिया जा सकता है, जो कि बहुत कम महत्व का है। तो इस तरह से ये हमारे मांग के नियम लागू होने के कारण थे। हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन गिफिन पैराडॉक्स यानी गिफिन विरोधाभास के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गिफिन पैराडॉक्स क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानें कि गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो घटिया वस्तुएं होती हैं उनमें से कुछ वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। सभी घटिया वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं होती, लेकिन सारी गिफिन वस्तुएं जो होती हैं वो घटिया वस्तु होती हैं। ये क्या कह रहे हैं कि गिफिन वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता। तो मांग का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग घटती है। मतलब कीमत बढ़ने से जो है मांग घटती है और कीमत घटने से मांग बढ़ती है। लेकिन गिफिन वस्तुओं की बात जब करते हैं तो ये नियम जो है वो लागू नहीं होता है, ये उसके अपोजिट होते हैं। घटिया वस्तुओं की कीमतों में कमी होने से उपभोक्ता इनकी मांग नहीं बढ़ाता है, बल्कि जो सुपीरियर वस्तुएं होती हैं उनको खरीद लेता है। गिफिन वस्तुओं में कौन सी वस्तुएं आती हैं? जैसे कि पहले की जब ये नियम लागू हुआ था उस समय ब्रेड और मांस की तुलना की जाती थी। मांस को ब्रेड के कंपैरिजन में अच्छा बताया जाता है, और तो जब भी किसी व्यक्ति के पास पैसों की कमी होती है तब वो ब्रेड खरीदता है। लेकिन जैसे ही उसके पास पैसे आते हैं तो ब्रेड की क्वांटिटी बढ़ाने की बजाय वो मांस की मात्रा बढ़ाता है। इसीलिए घटिया वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं अगर वो कम रहती हैं तो उनकी मांग भी कम रहती है। उनकी मांग जब भी होती है जब उनकी कीमत ज़्यादा रहती है। इस बात का संकेत पहली बार रॉबर्ट गिफिन ने दिया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इन वस्तुओं को गिफिन गुड्स कहा जाता है। क्योंकि ये मांग के नियम के विरोधी है इसीलिए इसे गिफिन विरोधाभास यानी गिफिन पैराडॉक्स कहा जाता है। इसको हम चित्र से भी दिखा सकते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं कि जो हमारा मांग वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग घटती है, और जैसे जैसे कीमत हमारी घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है। तो देखिए इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें एक्स अक्ष पर तो एक्स वस्तु की मांग है और वाई अक्ष पर एस वस्तु की कीमत है। तो जैसे उसकी कीमत जब उसकी कीमत कम थी तो उसकी मांग भी कम थी, लेकिन जैसे ही उसकी कीमत बढ़ी तो उसकी मांग भी बढ़ गई, जबकि नॉर्मल वस्तुओं के लिए ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमारा जो मांग वक्र है इसमें पॉजिटिव है। इसको अगर हम दूसरी तरीके से देख लेंगे तो देखिए, जब उसकी कीमत ज़्यादा है तब उसकी मांग ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही उसकी कीमत घटी तो बजाय उसकी मांग बढ़ने के उसकी मांग भी घट गई। तो इसीलिए हमारा मांग वक्र जो है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है। जैसे कि ज़्यादा कीमत OP1 होने पर जो मांग है वो ON1 है, और कीमत कम हो गई तो उसकी मांग भी घट के कम हो गई। इसीलिए इसको मांग के नियम का विरोधाभास यानी अपवाद बताता है। यही हमारा गिफिन पैराडॉक्स है। ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बच्चे इसको लेके कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि आखिर ये गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, गिफिन पैराडॉक्स क्या होता है।
हमने ये बात भी जानी है कि सभी इन्फीरियर वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी गिफिन वस्तुएं जो होती हैं वो इन्फीरियर होती हैं। हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी की चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कैसे प्रभावित होती है? इसे ही हम मांग की लोच कहते हैं। ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है जो बताता है कि एक जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है उसकी कीमत में जो चेंज होता है वो कितना सेंसिटिव होता है। अगर कीमत बढ़ती है तो क्या लोग उतनी ही मात्रा में ख़रीदते हैं या कम खरीदारी करते हैं या ज़्यादा करने लगते हैं। तो ये सब जो होता है वो मांग की लोच पर ही निर्भर होता है। अगर मांग लोचदार होती है तो कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, और अगर मांग लोचदार नहीं होती है तो कीमत बढ़ने या घटने से मांग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर हम कपड़े की बात करते हैं तो महंगे कपड़े या लग्जरी आइटम खरीदने वाले कम हो सकते हैं, लेकिन अगर मांग बेलोचदार है जैसे कि दवाइयों के लिए या जीवन रक्षक वस्तुओं के लिए, तो कीमत बढ़ने पर भी लोग दवा खरीदते ही रहते हैं या वो चीज़ें खरीदते रहते हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। इसीलिए मांग की लोच का अर्थ हमें ये समझना होता है कि जो कंज्यूमर है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ये हमें बिज़नेस को अपने जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत कैसे निर्धारित की जाए और हमारी इकोनॉमी को भी डिसाइड करने में काफ़ी कुछ ये हेल्प करती है। तो आइए इसको अब हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, मांग की लोच क्या है? किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत साथ बदलती है, परंतु मांग में परिवर्तन समान नहीं होता। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष उसकी मांग में परिवर्तित हुई मात्रा के बारे में बताते हैं, जबकि अन्य बातें समान रहें। अन्य बातें समान का क्या मतलब है कि उपभोक्ता का टेस्ट न बदले, सामान्य परिस्थितियां चलती रहें, राजनीतिक उथल पुथल नहीं होनी चाहिए और उपभोक्ता की आय भी अपरिवर्तित रहनी चाहिए। तो ये सब अन्य बातें समान रहने में आता है। अब जैसे देखिए, मार्शल बताते हैं, मांग की लोच का बाजार में कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग के सापेक्ष रूप से अधिक या कम अनुपात में परिवर्तन होता है। अब देखिए, मांग की लोच का फॉर्मूला क्या होता है? मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इसको ही अगर फॉर्मूले में देखेंगे तो ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दिखाता है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। अब देखिए, मांग की लोच की श्रेणियां देख लेते हैं, क्या क्या डिग्रीज होती हैं। सबसे पहली होती है लोचदार यानी इलास्टिक डिमांड। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उससे ज़्यादा परिवर्तन होता है उसकी मांग में, तो उसे लोचदार मांग कहते हैं। इसमें जो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू है वो ज़्यादा होता है डेल्टा पी अपॉन पी से। अब इस चित्र से इसको देख लेते हैं कि देखिए, जो कीमत में चेंज है वो तो कम है, लेकिन मांग में जो चेंज है वो कहीं ज़्यादा हो रहा है। इसमें देखिए कितना गैप है, वहाँ इतना ही गैप है पी और पी में, और यहाँ देखिए कितना सारा गैप है। तो इसी को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ये आयत हम देखते हैं हमारा ये, तो ये कितना है? ये इतना आयत है, ठीक है। लेकिन बाद में जो हमारे कीमत में परिवर्तन हो रहा है, कि जो मांग में परिवर्तन है वो ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद देखिए हमारा है बेलोचदार मांग। ये क्या है? इसके अपोजिट है कि मतलब कीमत में जो परिवर्तन है वो कितना ही होता रहे, लेकिन जो मांग है उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता या कम परिवर्तन होता है। इसमें जो हमारा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू है वो कम होता है डेल्टा पी अपॉन पी से, यानी कीमत में जो परिवर्तन होता है उसके हिसाब से मांग में परिवर्तन कम होता है। इसी को हम चित्र से देख लेते हैं। देखिए, जो हमारी कीमत में परिवर्तन है वो तो ज़्यादा है, लेकिन जो हमारी मांग में परिवर्तन है वो बहुत कम है। उसके बाद देखिए है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी पूर्णतया लोचदार मांग। इसका मतलब ये होता है कि कीमत में कोई परिवर्तन हो ना हो, लेकिन जो हमारी मांग है वो अपने आप ही घटती बढ़ती रहती है। जब किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर या थोड़ी वृद्धि या कमी होने पर
वस्तु की मांग की मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी मांग को पूर्णतया लोचदार कहा जाता है। इसमें जो हमारा ईडी होता है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी यानी अनंत के बराबर होती है। इसमें देखिए कीमत जो है वो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन मांग जो है वो अपने आप ही घट बढ़ रही है। कभी OM1 हो रही है, M0 हो रही है, कभी M2 हो रही है। तो इसे ही हम पूर्णतया लोचदार कहते हैं। इसमें ईडी की वैल्यू इन्फिनिटिव के बराबर होती है। उसके बाद देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ये पूर्णतया लोचदार का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें जो ईडी की वैल्यू है वो 0 के बराबर होती है। इसमें यही बताता है कि कीमत में कितना ही परिवर्तन होता रहे लेकिन मांग बिल्कुल स्थिर रहती है, मांग में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये देखिए वर्टिकल लाइन होती है। जब किसी वस्तु की कीमत में भारी परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे पूर्णतः बेरोजगार मांग कहते हैं। चाहे घटे चाहे बढ़े, हमारी जो मांग है वो फिक्स रहती है। देखिए यहाँ पर P है, उसमें कितना चेंज हो रहा है। देखिए पहले OP है, फिर P1 हो गया, फिर P0 हो गया, लेकिन जो हमारी डिमांड है वो बिल्कुल फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। उसके बाद है देखिए इकाई के बराबर लोच। इसमें ईडी की वैल्यू 1 के बराबर होती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जितना चेंज कीमत में होगा उतना ही उसकी मात्रा में चेंज होगा। देखिए जैसे चित्र बना लेते हैं हम। देखिए हमारे वाई अक्ष पर तो कीमत है और एक्स अक्ष पर हमारा डिमांड है। देखिए जितनी हमारी कीमत में है उतना ही परिवर्तन हमारी मांग में भी है। तो इसी को ही इकाई लोचदार कहते हैं, क्योंकि इसमें ईडी की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है। इसे समान लोचदार भी कहते हैं। अब देखिए इन सारी लोच को हम एक वक्र पर दिखा सकते हैं। देखिए सबसे नीचे हमारी पूर्णतया बेलोचदार मांग आती है जिसमें ईडी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। उससे ऊपर हमारी बेलोचदार आती है जिसमें ईडी की वैल्यू 1 से कम होती है। बीच में हमारी समान लोचदार आती है। उससे ऊपर हमारी लोचदार आती है जिसमें ईडी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। सबसे ऊपर हमारी पूर्णतया लोचदार आती है जिसमें ईडी की वैल्यू इन्फिनिटिव के बराबर होती है। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको मांग की लोच क्या होती है और उसके टाइप्स बताए हैं। अगले वीडियो में इसको किस प्रकार से मापा जाता है ये हम आपको बताएंगे। हेलो एवरीवन, देखिए आज हम आपके लिए परसेंटेज मेथड यानी कि प्रतिशत विधि लेकर आए हैं मांग की लोच को मापने की। इसको आनुपातिक विधि भी कहते हैं यानी रेशो मेथड भी कहते हैं। इस रीति का जो प्रतिपादन है वो प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था। इस रीति के अंतर्गत क्या होता है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन से की जाती है। अगर रिजल्ट है वो 1 होता है तो हम कहते हैं इकाई लोचदार है, 1 से अधिक होता है तो कहते हैं अत्यधिक लोचदार है, और 1 से कम होता है तो कहते हैं कम लोचदार या बेलोचदार है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यानी कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए इसके फॉर्मूले के रूप में देखेंगे तो क्या है, चेंज इन डिमांड, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। तो देखिए हमारा चेंज इन, हमें पता है कि जो चेंज होता है वो डेल्टा से दिखाया जाता है, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं। तो इसको अब देखिए जो ये नीचे वाला पोर्शन है हमारा, इसको अगर हम ऊपर ले आते हैं, पहले तो ये डिवाइड में ही है इसके, लेकिन अगर इसको हम मल्टीप्लाई में ले आते हैं, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई में ले आते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई में ले आते हैं तो जो चीज़ ऊपर है वो नीचे हो जाएगी। तो देखिए ये फॉर्मूला बन के आ गया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू डेल्टा पी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, ये है चेंज इन प्राइस, ये फर्स्ट प्राइस और ये फर्स्ट क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं।
यदि 6 रुपये की कीमत है और जब उसकी मांग 36 इकाई है और नई कीमत 8 रुपये है और नई मांग 30 इकाई है, तो इसकी इलास्टिसिटी कैसे निकाली जाएगी? तो देखिए हमारा फर्स्ट क्यू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा क्यू का मतलब है दोनों जो हमारी क्वांटिटी हैं उनमें डिफरेंस। देखिए इसमें सबसे पहले डेल्टा क्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा क्यू का मतलब है फर्स्ट यूनिट और सेकंड। 36 माइनस 30, तो ये हमारा 6 आ गया। डेल्टा पी निकालते हैं। फर्स्ट प्राइस माइनस सेकंड प्राइस, 6 माइनस 8, तो ये -2 आ गया। अब देखिए इनको फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू हमारा कितना आया था? 6 आया था और डेल्टा पी हमारा -2 आया था। पी फर्स्ट प्राइस जो था वो 6 था और फर्स्ट क्वांटिटी हमारी 36 थी। तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 6 6 36 और 6 से 6, तो ये 1/1/- आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो -0.5 आ जाएंगे। तो यानी कि जो हमारी इलास्टिसिटी है वो कैसी है? <<1 है। ठीक है, यानी ये हमारी बेलोचदार है। अभी हमारा एक मेथड और बचा है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएं। हेलो एवरीवन, देखिए आज हम आपको मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी और को मेज़र करने की बिंदु विधि यानी पॉइंट मेथड बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं कि इस मेथड से मांग रेखा के किसी बिंदु पर मांग की लोच की गणना की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि हमारी ये डी वक्र है तो इसके किसी भी बिंदु पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। जिस बिंदु पर मांग की लोच की गणना करनी हो उस बिंदु से नीचे वाले भाग को ऊपर वाले भाग से भाग देने पर मांग की लोच ज्ञात हो जाती है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? मांग की लोच बराबर क्या है? मांग की लोच की नीचे का भाग ये ऊपर रहता है और मांग की लोच के ऊपर का भाग, जैसे मान लीजिए देखिए ये है हमारा, इसको हम ए और बी नाम देते हैं, इसको हम सी देते हैं। तो नीचे का भाग यानी कि बी सी तो ऊपर आएगा और जो ए बी है वो नीचे आएगा। इसे करने से हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल आएगी। यानी क्या है? लोअर सेक्टर ऑफ डिमांड कर्व ऊपर आएगा और अपर सेक्टर ऑफ डिमांड कर्व नीचे आएगा। जैसे कि देखिए ये हमारा डायग्राम है एक, इसमें क्या बता रहे हैं कि माना ए बी एक जो है वो सरल रेखा है, ए बी एक सरल रेखा है। देखिए क्या बता रहे हैं कि जब हमारी कीमत जब ओ पी होती है तो हमारी मांग कितनी है? ओ क्यू। ठीक है, लेकिन जब हमारी कीमत घट जाती है, जब हमारी कीमत घट जाती है तो वो कितनी रह जाती है? ओ पी वन। हमारी कीमत घट जाती है तो वो कितनी रह जाती है? ओ पी वन। तो हमारी मांग जो है वो बढ़कर ओ क्यू वन हो जाती है। तो हमारा यहाँ पर कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि हो जाती है। अब अगर इसके फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? ई पी अपॉन आर बी, क्योंकि ऊपर वाला भाग जो है वो हमारा आर, ये वाला भाग जो है हमारा नीचे वाला जो है ये आर पी है, आर बी है, और ऊपर वाला भाग जो है वो हमारा आर ए है, आर ए। क्योंकि यहाँ दोनों सेक्टर हमारे बराबर ही हैं, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन लगभग हमारे इक्वल हैं, तो हमारी जो इलास्टिसिटी है वो =1 आएगी। इस प्रकार मांग रेखा पर कोई भी बिंदु लेकर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं और प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और पी बिंदु के ऊपर के भाग के बिंदुओं पर जो होता है, जो इलास्टिसिटी है वो इकाई से अधिक होती है। यानी यहाँ से जो ऊपर लिया जा रहा है ये ज़्यादा होती है और ये कम होती है। ठीक है, तो इसको अगर हम निकाल कर देखना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखिए
देखिए इसके हर एक पॉइंट पर हम देख सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ हमारा क्या है, हमारे नीचे का पोर्शन तो कुछ भी नहीं है और ऊपर के पोर्शन हमारे 4 हैं, तो ये हमारा 0 आ गया। उसके बाद देखिए सेकंड पर देख लेते हैं, तो यहाँ हमारा अगर नीचे का पोर्शन 1 है तो ऊपर का पोर्शन हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो ये अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.3 समथिंग आएगा, यानी ये कितना आएगा, लेस देन 1 आएगा, है ना। मतलब लेस देन 1 है तो हमारी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 होगी। यहाँ 0 हो गई। अब देखिए ये मिडिल की जो है, तो नीचे के पोर्शन भी 2 हैं और ऊपर के पोर्शन भी 2 हैं, तो ये हमारे कितने आ गए, 1 आ गया। ठीक है, अब इससे ऊपर हम जाएंगे, इससे ऊपर हम जाएंगे तो देखिए नीचे के तो 3 पोर्शन है हमारे और ऊपर का कितना है, हमारा 1 ही है, तो ये क्या आ गया, 3 आ गया, यानी ग्रेटर देन 1 आ गया। ठीक है ना, तो ग्रेटर देन 1 आ गया। और लास्ट में देखिए इस वाले का ऊपर का पोर्शन तो हमारा 4 आ गया, लेकिन नीचे का पोर्शन हमारा 0 है। और जब हम ये जानते हैं भाई नीचे का पोर्शन तो 4 है ना और ऊपर का पोर्शन 0 है, और हम जानते हैं जब किसी भी नंबर के नीचे 0 होता है तो उसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी होता है। तो हेलो एवरीवन, देखिए ये मांग की लोच को नापने की चाप विधि है जिसे आर्क मेथड भी कहते हैं। ये क्या होता है कि जहाँ कीमत और मांग के बड़े परिवर्तन बड़े बड़े होते हैं, मांग रेखा के किसी हिस्से पर मांग की लोच का मापन करने के लिए जो नाप की जाती है उसी को ही चाप लोच कहा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो पुरानी मांग है माइनस नई मांग बटे पुरानी मांग प्लस नई मांग, ऐसे ही पुरानी कीमत माइनस नई कीमत बटे पुरानी कीमत प्लस नई कीमत। ठीक है, इसको अगर डायग्रामेटिकली देखें हम तो देखिए जैसे ये हमारी पहली कीमत है OP1 और यहाँ से OQ1 हमारी, उसके बाद देखिए जैसे ही हमारी कीमत डाउन हुई हमारी क्वांटिटी बढ़ गई, तो इस तरह से ये जो इसके बीच का हिस्सा आया यही हमारा चाप है, यही हमारी लोच है, मतलब इतनी इसमें लोच रही है। अब इसे न्यूमेरिकल के टाइप में देख लें कि देखिए जैसे लिया जाता है, पहले हम लेते हैं पुरानी क्वांटिटी लेते हैं, तो पुरानी क्वांटिटी हमारी 100 है और नई कितनी है हमारी 150, को दोनों को जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पुरानी कीमत है उसमें से नई कीमत को घटाएंगे, पुरानी जो थी 15 थी और नई हमारी 10 थी, और एक बार ही इनको जोड़ लिया जाएगा, तो ये ऐसे हो गए। अब इनको करते हैं तो ऊपर कितना आया हमारा, हमारे बचे 50, नीचे हमारे हुए 250, उसके नीचे हुए हमारे 5 और उसके नीचे हुए हमारे 25। अब इनको देखे ऐसे ले जाएंगे तो ये कितना हुआ, 50 इंटू 25 और 5 इंटू 250। ठीक है, तो इससे डिवाइड करा 10 हो गया, इससे डिवाइड करा 10 हो गया, तो ये कितना आ गया, 10 बन गया 10, तो ये 1 आ गया, यानी जो हमारी इलास्टिसिटी आई है वो 1 आई है। ठीक है, हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि मांग और आवश्यकता में क्या अंतर होता है? चलिए इसको समझते हैं। देखिए पहला जो है कि आवश्यकता जो है वो हमारी एक बेसिक नीड है, जैसे कि इसको आप ज़रूरत कह सकते हैं, जैसे कि खाना है, पानी है या रहने के लिए जगह चाहिए। जब हमारी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो हमें बीमार सा महसूस होता है या हमें अनसेफ फील होता है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं मांग की, तो जो मांग होती है, मांग उस चीज़ की मात्रा होती है जिसको हम खरीदने की इच्छा करते हैं। मान लीजिए हमें खाने की भूख है तो हम पिज़्ज़ा या सलाद या बर्गर ऑर्डर कर सकते हैं या कुछ और। जो हमारी मांग या डिमांड होती है वो हमारी इंडिविजुअल प्रेफरेंस पर यानी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। तो आवश्यकता हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं, जबकि मांग होती है वो उन चीज़ों की पसंद होती है जिन्हें हम खरीदना चाहते हैं। हर आवश्यकता जो होती है वो मांग नहीं होती, लेकिन हर मांग जो है किसी न किसी आवश्यकता से जुड़ी होती है। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि मांग और आवश्यकता दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग है और उनके यूजेस हैं अलग अलग हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए डिमांड क्या होती है। देखिए डिमांड जो होती है उसका मतलब होता है मांग,
किसी वस्तु की मांग करना। तो ये क्या बता रहे हैं कि मांग का संबंध जो है वो प्रभावपूर्ण इच्छा से है। प्रभावपूर्ण यानी कि इफ़ेक्टिव। इफ़ेक्टिव जो हमारी इफ़ेक्टिव हमारी थॉट है या विश है, उसका संबंध होता है मांग से। जैसे कि ये प्रोफेसर पेंसन बताते हैं कि मांग एक प्रभावी इच्छा है जिसमें 3 बातें सम्मिलित होती हैं। सबसे पहली है वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, दूसरी है वस्तु को खरीदने के उपलब्ध साधन, तीसरी है साधनों को खर्च करने की तत्परता। यानी कि मांग क्या होती है, जब हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं। मान लीजिए XYZ हमें किसी क्लोथ को लेना है, हम उसकी इच्छा कर रहे हैं, तो वो हमारी केवल इच्छा ही रह जाएगी। वो मांग कब बनेगी, जब हमारे पास उस वस्तु को खरीदने के लिए साधन, सीधी सी बात है, पैसा होना चाहिए। और वो जो पैसा हमारे पास है उसको खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। मान लीजिए हम मार्केट चले गए, हमारे पास पैसा भी है लेकिन हम तैयार ही नहीं हैं पैसे खर्च करने के लिए, तो वो इच्छा हमारी मांग नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रभावपूर्ण इच्छा। और दूसरा ये बता रहे हैं कि मांग का संबंध मूल्य से है। यानी मांग जो है वो हमारी प्राइस से रिलेटेड होती है। प्रोफेसर JS मिल क्या कह रहे हैं, मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई मात्रा से लगाया जाना चाहिए जो कि एक निश्चित मूल्य द्वारा क्रय की जाती है। मांग की मात्रा स्थिर मात्रा नहीं होती, ये मूल्य के साथ बदलती रहती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मांग है और कीमत है ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं, यानी विपरीत होती हैं। हम जानते हैं कीमत ज़्यादा होती है तो मांग कम होती है, और कीमत कम होती है तो मांग ज़्यादा होती है। और मांग का संबंध कीमत और समय दोनों से होता है। ये कहते हैं कि किसी समय विशेष में दिए गए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस परिमाण को कहते हैं, यानी कि मात्रा को कहते हैं, जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय में क्रय की जाती है। तो आपको डिमांड समझ में आ गई होगी कि जो भी हमारा समय चल रहा है उस समय पर, यानी कि एक निश्चित समय पर जो भी कीमत मार्केट में चल रही है उस कीमत पर हम उस वस्तु की कितनी मात्रा को खरीदने को तैयार होते हैं, यही हमारी डिमांड यानी कि मांग कहलाती है। अब नेक्स्ट है हमारा कि मांग और आवश्यकता में क्या अंतर है। देखिए, मांग यानी कि डिमांड, और आवश्यकता यानी कि नीड। अब बहुत से लोग इनको एक ही मान लेते हैं, कहते हैं कि हमें आवश्यकता है, हमें मांग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए, आवश्यकता तो हमें बहुत चीज़ों की हो सकती है। मान लीजिए अभी बैठे बैठे मैं सोच रही हूँ कि मुझे जापान जाना है, मैं ये सोच रही हूँ मुझे आईफोन की आवश्यकता है, लेकिन वो आवश्यकता मांग जब तक नहीं बनेगी जब तक जो हमने ऊपर आपको चीज़ें बताई हैं वो सब ना हो। यानी कि वो हमारी जो आवश्यकता, हमें लग रहा है कि हमें उसकी आवश्यकता है, लेकिन वो मांग जब तक नहीं बनेगी, हमारे पास उसको खरीदने के लिए साधन यानी कि पैसे ना हो, हमारे पास समय ना हो, और हमें उसको खर्च करने की तत्परता ना हो, तब हमारी वो आवश्यकता आवश्यकता ही रह जाएगी, मांग नहीं बनेगी। तो देखिए, आवश्यकता में क्या क्या होता है, वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा को पूरे करने के साधन यानी कि मनी होनी चाहिए, साधन को व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए, ये हमारी आवश्यकता है। अच्छा, मांग में क्या होता है, मांग में वस्तु की इच्छा भी होनी चाहिए, इच्छा को पूरे करने के साधन भी होनी चाहिए, साधन को व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए, प्लस एक निश्चित कीमत होनी चाहिए और निश्चित समय अवधि यानी कि एक टाइम होना चाहिए। तो आवश्यकता और मांग में इतना ही अंतर है कि आवश्यकता में तो इच्छा आएगी, साधन आएंगे और तत्परता आएगी, लेकिन मांग में कीमत और टाइम भी साथ में आ जाएगा, तभी हमारी कोई भी आवश्यकता मांग बन पाएगी। तो आशा करते हैं आपको आवश्यकता और मांग में अंतर समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं और जनरली इसको समझने में लोग भूल करते हैं और इनको एक साथ ही यूज़ कर देते हैं, जबकि इन दोनों में डिफरेंस है जो कि आप समझ पाए होंगे। अगर हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर कर्व, जिसको कि शॉर्ट में PPC भी कहते हैं, वो बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो होता है जो दिए गए साधन और उत्पादन की तकनीक से दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं, यानी कितनी कंडीशन हो सकती हैं, कितना प्रोडक्शन हो सकता है इनका, वो दिखाता है। इसे ही उत्पादन संभावना वक्र या सीमा कहा जाता है। इसे ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि यदि एक वस्तु x का अधिक उत्पादन किया जाता है तो जो दूसरी वस्तु y है उसके उत्पादन में से हमें साधन हटाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में बताया जाता है कि साधन सीमित होते हैं, लेकिन जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं या हमारी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो अगर हमें एक वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करना होता है तो जो दूसरी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन में जो भी साधन इस्तेमाल हो रहे हैं वो हटाने पड़ते हैं। तो यानी कि वाई वस्तु का एक्स वस्तु में रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। सैमुएल्सन ने बताया है उत्पादन संभावना वक्र वो होता है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों या तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। यानी साधन जो हैं, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, यानी सभी साधन हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, इसकी एजम्पशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली है कि उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा है, यानी फिक्स है कि इतने ही साधन हैं हमारे पास, उन्हें हम बढ़ाया घटा नहीं सकते। और उपलब्ध साधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग, यानी जितने भी साधन हमें अवेलेबल हैं उनका हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, परफेक्टली उनका यूज़ करा जाता है। और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो फिक्स है, मतलब स्थिर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और केवल दो वस्तुओं के संयोगों का उत्पादन हो रहा है। कोई भी दो वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे सेब संतरा है या कोई भी कपड़ा और गेहूं है या कुछ भी दो चीज़ें हैं, केवल दो ही चीज़ होती हैं। इसका आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। माना एक अर्थव्यवस्था ये निर्णय लेती है कि वह अपने उपलब्ध साधनों के द्वारा केवल दो वस्तुएं गेहूं और कपड़े का उत्पादन करेगी। यदि उत्पादन के साधन केवल गेहूं के उत्पादन में प्रयोग किए जाएंगे तो 24 टन गेहूं बनेगा, और केवल यदि कपड़े का उत्पादन किया जाएगा तो 24 जो हमारे रोलर होते हैं यानी गांठें कपड़ा का उत्पादन होगा। और यदि दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा तो कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और इन जिन कॉम्बिनेशन को लेकर हम टेबल बनाएंगे तो ऐसी टेबल को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, यानी कि उत्पादन संभावना सूची। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हमारी गुड्स हैं, गेहूं कितना है हमारा यहाँ पर, अगर हम ए कॉम्बिनेशन लेते हैं जहाँ पर गेहूं का बिल्कुल उत्पादन नहीं हो रहा तो कपड़े का उत्पादन 24 है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो साधन हैं वो केवल कपड़ा बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम ये बी कॉम्बिनेशन लेते हैं तो यहाँ पे गेहूं 4 टन हो रहा है और कपड़ा 20 जो हमारे गांठे हैं यानी कि रोलर हैं वो हो रहे हैं। एक और कॉम्बिनेशन लिया है सी, जिसमें कि क्या बताया है कि गेहूं जो है वो 8 टन है और कपड़ा जो है वो 12 जो हमारी गांठें हैं। और डी कॉम्बिनेशन है उसमें गेहूं पे ही सारे साधन लगा दिए गए हैं, तो इस तरह से 12 टन गेहूं बना है और कपड़ा कुछ नहीं, क्योंकि सारे साधन हमने गेहूं में ही प्रयोग कर लिए। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि यदि ए संयोगों का उत्पादन किया जाएगा तो 24 गांठें कपड़ा बनेगा, यदि बी कॉम्बिनेशन लिया जाएगा तो 4 टन गेहूँ और 20 गांठें कपड़ा, और अगर सी कॉम्बिनेशन लिया जाएगा तो 8 टन गेहूँ और 12 गांठें कपड़ा, और यदि डी संयोग का उत्पादन किया जाएगा तो 12 टन गेहूँ का उत्पादन होगा मगर कपड़े का कोई उत्पादन नहीं होगा। अब इसी को हम ग्राफ पे देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारा डायग्राम है, यहाँ पर एक्स अक्ष पर हमने गेहूँ लिया है और वाई अक्ष पर हमने कपड़ा लिया है। तो देखिए जो हमारा पहला कॉम्बिनेशन था ए कॉम्बिनेशन, जिसमें कि हमारा क्या है कि केवल जो हमारा कपड़े का ही उत्पादन है ये ए, और गेहूं का यहाँ पर 0 है। ठीक है, उसके बाद बी कॉम्बिनेशन था, इसमें हमारा 20 जो था गांठें वो कपड़ा था, 4 टन गेहूं था। उसके बाद देखिए हमारा सी कॉम्बिनेशन क्या था, हमारा 12 गांठें कपड़ा था और 8 टन गेहूं था। और ये लास्ट वाला जो डी ऑप्शन था हमारा, यहाँ केवल 12 टन गेहूं था, कपड़ा कुछ भी नहीं था। तो यही देखिए इसमें जो ये एडी वक्र है ये हमारा पीपीसी दिखा रहा है। ठीक है, तो यही है कि चित्र में एडी जो है पीपीसी है, ओ एक्स पर गेहूं और वाई पर कपड़ा है, और ए और डी जो है ये गेहूं और कपड़े के शून्य उत्पादन को, यानी ए कॉम्बिनेशन पे तो गेहूं 0 है और डी कॉम्बिनेशन पे हमारा कपड़ा 0 है।
और बी और सी जो है वो और कॉम्बिनेशन है। और जब इन सबको मिला दिया जाता है तो ये हमारी बनती है पीपीसी यानी उत्पादन संभावना वक्र बनता है। और देखिए जो ये ई बिंदु है, ये ई बिंदु क्या दिखा रहा है, क्योंकि ये हमारे पीपीसी से बाहर है, यानी जो हमारे साधन की बजट लाइन है उससे बाहर है, तो ये संयोग कैसे हैं, अप्राप्त, इनको हम नहीं ले सकते। और जो ये एफ बिंदु है, ये क्योंकि इसके अंदर आ रहा है, तो अगर इसको हम लेते हैं तो इसका मतलब है कि साधनों का अकुशल उपभोग है, यानी कि साधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब ये देखिए इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं पीपीसी की। सबसे पहला तो ये है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान जो है वो नीचे को होता है, क्योंकि ये हमारा इस तरह से होता है क्योंकि दोनों जो वस्तुएं हैं इनका उत्पादन हम एक साथ नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, उसके बाद क्या है, उत्पादन संभावना वक्र जो होता है मूल बिंदु के नतोदर होता है, इस तरह से बनता है ना, कॉनकेव होता है, क्योंकि एक वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए, क्योंकि अगर एक वस्तु की अतिरिक्त यूनिट हम चाह रहे हैं तो हमें दूसरे वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये नतोदर यानी कॉनकेव होता है। अच्छा, इसकी क्या क्या हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, कि सबसे पहली है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। जैसे कि हमारा ये डायग्राम है कि यदि सारे साधन गेहूं पर खर्च कर दिए जाएंगे तो गेहूं का 12 टन उत्पादन होगा, और यदि सारे साधन कपड़े पर खर्च कर दिए जाएंगे, ए बिंदु जो बता रहा है, तो 24 गांठें कपड़ा होगा, मगर हमारा जो है गेहूं 0 रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे हैं कॉम्बिनेशन, यदि अगर एक वस्तु का अधिक उत्पादन करेंगे तो दूसरे उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा, यानी कि उत्पादन के साधनों के जो हमारे डिफरेंट यूज़ हैं इसमें हमें किस तरह से डिवाइड करना है, ये प्रॉब्लम आती है। सेकंड है उत्पादन कैसे करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी किस तरह से उत्पादन करना है, कि मतलब कैसा करें, क्या तकनीक हम चुनें, क्या टेक्नोलॉजी हम लिए जाएं, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था ऐसी तकनीक का प्रयोग करती है जो सभी साधनों का प्रयोग कर पा रही है लेकिन वो अच्छी नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उत्पादन कैसा होगा, हमारा ई बिंदु पर होगा। मतलब तकनीक हम लगा रहे हैं लेकिन वो ठीक तकनीक नहीं है तो ई बिंदु मिलेगा। लेकिन यदि हम अच्छा तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे जो भी ये ए है, बी है, सी है, ये सब हमारे बिंदु प्राप्त हो जाएंगे और ये बिल्कुल कुशल हैं, परफेक्ट हैं, क्योंकि ये हमारी पीपीसी पर आ रहे हैं। नेक्स्ट है साधनों का पूर्ण उपयोग यानी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे होगा, जो हमारे एडी वक्र पर यानी पीपीसी पर आएंगे वो ही हमारे बिंदु ऐसे हैं जो साधनों का पूर्ण उपयोग बताते हैं। जैसे कि देखिए डायग्राम है, इसमें जो हमारा ए है, क्योंकि ये एडी वक्र पर आ रहा है तो ये तो साधनों का पूर्ण उपयोग दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमारा एफ है और ये जी है ये साधनों का हमारा अल्प उपयोग दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पीपीसी के अंदर आ रहे हैं। जैसे हम इंडिफरेंस कर्व देखते थे, बजट लाइन देखते थे, तो उसमें ये होता था कि जो हमारी बजट लाइन है तो इससे ऊपर जो है उसको हम ले ही नहीं सकते, बजट से बाहर है, लेकिन अगर अंदर वाला बिंदु लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी बिंदु जो है हम हमारे लिए वेस्ट ही है, क्योंकि हमारी जो इनकम है उससे बहुत कम है वो। केवल यूज़ कौन से होते थे, जो हमारी बजट लाइन यानी ए बी पर होते थे। इसी तरह से पीपीसी का है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा साधनों का विकास या कमी। ठीक है, ये है कि साधनों का विकास जब भी होता है जब हमारे जो उपलब्ध होते हैं उनमें वृद्धि हो जाता है। वृद्धि होने से क्या होता है, हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है, जिससे जो हमारा एडी कर्व होता है वो दाईं ओर खिसक जाता है। जैसे कि देखिए पहले हमारा ये था, उसके बाद जब वृद्धि होती है तो ये बन जाता है पीपी, और अगर साधनों में कमी हो जाती है तो हमारा वक्र जो है वो पीछे की ओर खिसक आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर हमारा आगे की ओर बढ़ रहा है, जैसे कि हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं, जब आगे की ओर बढ़ जाता है हमारा पीपीसी कर्व तो गेहूं और कपड़े का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, और जब पीछे की ओर आ जाता है तो कम मात्रा का उत्पादन होता है। अब इसमें जो भी हमारा रोटेशन है, शिफ्टिंग होती है, वो क्यों होती है, एक तो वही है जो हमने ऊपर बताया कि साधनों में वृद्धि या कमी होती है तो पीपीसी वक्र दाईं या बाईं ओर आ जाता है। उसके बाद है तकनीक में परिवर्तन। अब ये टेक्नोलॉजी में परिवर्तन ऐसे है कि मान लीजिए वस्तु एक्स के उत्पादन के लिए हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं
तो इससे क्या होगा, वस्तु एक्स का अधिक मात्रा में उत्पादन होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमारी एक्स है, यहाँ हमारा वाई है। तो जब हमने तकनीक अच्छी कर ली तो ये देखिए आगे क्यों बढ़ गया, वाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन एक्स हमारा बढ़ गया। अब सेम इसका अपोजिट अगर हम वाई के संग अच्छी तकनीक इस्तेमाल कर लेंगे तो एक्स तो वही रहेगा लेकिन वाई देखिए वाई हमारा बढ़ गया। अब देखिए अगर दोनों ही वस्तुओं के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा तो दोनों की ही मात्रा बढ़ जाएगी हमारी। जैसे देखिए एक्स का भी बी से B1 हो गया और ऐसे ही हमारा वाई का भी ए से A1 हो गया। तो यानी कि दोनों के लिए ही हमारा PPC कर्व जो है वो दाईं ओर शिफ्ट हो गया, दोनों ही साधनों की वृद्धि हो गई। तो इस तरह से देखिए ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। हेलो एवरीवन, आज हम आपको इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेरेटो अनुकूलतम यानी कि पेरेटो ऑप्टिमम के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरेटो ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र को मापने के लिए उपयोगिता के क्रमवाचक विचार यानी कार्डिनल कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया है। पेरेटो मानते थे कि समाज में आय का वितरण उस नियम के अनुसार होता है जो समाज को स्वीकार होता है, यानी समाज जो मानता है कि इस तरह से जो भी हमारी इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, उस तरह से होता है। ये पेरेटो ने बताया है। तो देखिए इसकी एजम्पशंस क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहली एजम्पशंस इसकी क्या है कि प्रत्येक उपभोक्ता अपने संतोष को अधिकतम करना चाहता है, यानी कि जो भी कंज्यूमर है वो ये चाहते हैं कि हमारा संतोष यानी सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए जितना हमें अपनी इनकम में मिल सकता है। प्रत्येक उत्पादक न्यूनतम लागत पर उत्पादन को अधिकतम करना चाहता है ताकि अधिकतम लाभ हो, और जो भी प्रोड्यूसर होते हैं वो चाहते हैं कम से कम लागत लगाने से हमारे उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ोतरी मिले, मतलब हमारा अधिक से अधिक उत्पादन हो ताकि हमें अधिकतम लाभ भी मिले। भाई जो भी मार्केट में कुछ काम करने आता है वो प्रॉफिट के लिए ही आता है। नेक्स्ट है प्रत्येक फर्म का उत्पादन फलन यानी कि वो प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है उत्पादन की तकनीकी या समय अवधि पर दिया होता है। उत्पादन की तकनीकी यानी कौन सी टेक्निक हम लगा रहे हैं और कितने समय में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा समय कितना है, हम शॉर्ट पीरियड में कर रहे हैं कि लॉन्ग पीरियड में कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन इन सब पे निर्भर होता है। सभी वस्तुएं जो हैं वो डिविजिबल यानी विभाज्य होती हैं, यानी जो भी वस्तुएं हैं उनका डिवीज़न किया जा सकता है। प्रत्येक उपभोक्ता सभी वस्तुओं का थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपभोग अवश्य करता है। ये माना जाता है कि जो कंज्यूमर है वो केवल एक ही वस्तु नहीं खरीदेगा, वो सभी वस्तुएं लेता है थोड़ी थोड़ी। मान लीजिए जूता है, कपड़े हैं और जो डेली खाने की चीज़ें हैं, सब कुछ लेता है वो। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में सभी उत्पादन साधनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमने पहले भी बताया है कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। तो इन सब का प्रयोग किया जाता है हर वस्तु के उत्पादन में, चाहे कोई भी वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, इनका इस्तेमाल होता ही है। देखिए सबसे पहला है सोशल ऑप्टिमम यानी सामाजिक अनुकूलतम। ठीक है, आर्थिक कल्याण की दृष्टि से एक परिवर्तन को वांछनीय या सुधारात्मक तभी कहा जा सकता है जब वह परिवर्तन बिना किसी को हानि पहुंचाए कम से कम एक व्यक्ति की स्थिति को बेहतर बनाता है। मतलब सोशल ऑप्टिमम क्या है कि जब कोई भी सुधार किया जा रहा है, कोई भी चेंजेस हम ला रहे हैं, तो वो किसी को हानि तो पहुंचा नहीं रहा, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति को तो वो जिस स्थिति में वो पहले था उससे बेहतर बना रहा है। परंतु पेरेटो कहते हैं कि बिना कम से कम एक व्यक्ति को वर्ड्स ऑफ किए बिना, हीन बनाए हुए किसी अन्य वस्तु को, किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ करना संभव नहीं होता, क्योंकि इनपुट और आउटपुट का जो आवंटन है दोबारा करना संभव नहीं होता। लेकिन पेरेटो क्या मानते हैं, पेरेटो ये मानते हैं कि जो भी समाज में साधन है उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, जिसको जितना मिलना चाहिए उतना मिल चुका है। तो अगर हम किसी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो पहले से जिनको सामान दिया गया है उनसे लेना पड़ेगा, तभी तो हम नए वाले को दे पाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि बिना किसी को वर्स ऑफ किए हुए किसी को बेटर ऑफ करना संभव नहीं हो पाता है, ये पेरेटो कहते हैं। देखिए डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर ए की उपयोगिता का वक्र दिया गया है और यहाँ पर बी का दिया गया है। ठीक है ना। अब इसमें ये कह रहे हैं कि पी बिंदु जो है
वो एफ, जी और एफ के कोई भी परिवर्तन को सामाजिक कल्याण में वृद्धि को दिखाता है। जैसे ये पी बिंदु है, तो इसके जो ये हमारे एफ है, ये जी है और ये ई है, तो इनमें कोई भी परिवर्तन है सामाजिक कल्याण में वृद्धि को दिखाता है अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है ये। और पी से एफ तक का परिवर्तन, देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर जा रहे हैं हम, इस इन तीनों बिंदुओं पे अगर हम जा रहे हैं, तो ना तो ए के कल्याण में कमी हो रही है, ना ही बी के कल्याण में कमी हो रही है, समान, क्योंकि समान वक्र पर चल रहे हैं ये पी से यहाँ से इन तीनों में जाने से हमारे जो है बी के कल्याण में वृद्धि होती है, लेकिन ए के कल्याण में कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि इसी वक्र पर चलते हैं हम। ये जो समकोण हमारा बना हुआ है आर पी टी, ये जो हमारा समकोण बना हुआ है, इसमें अगर हम चलते हैं तो कोई हानि नहीं होती है। लेकिन आर पी टी से बाहर अगर हम जाते हैं, जैसे देखिए पी से अगर हम ये डी की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या है हमारा, ये ए के लिए तो प्रतिकूल है लेकिन बी के लिए अनुकूल है, क्योंकि इसकी साइड हो गया है। इसी तरह से अगर हम एच तक जाते हैं, तो ये ए के लिए तो अनुकूल है लेकिन बी के लिए प्रतिकूल है। इसीलिए जो ये एच है और ये डी है, ये पेरेटो अनुकूलतम को नहीं बताते हैं। अब देखिए अनुकूलतम दशाएं कौन कौन सी हैं पेरेटो के अनुसार से। यह है वस्तुओं के अनुकूलतम आवंटन की दशा। ठीक है, उपभोक्ता अपनी आय सीमा के अंतर्गत संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है और दो उपभोक्ताओं की दो वस्तुओं में MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समान होनी चाहिए। माना ए और बी दो उपभोक्ता हैं और एक्स और वाई दो वस्तुओं का उपभोग करते हैं। दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई होने पर उपभोक्ता अपनी संतुष्टि उस समय अधिकतम करेगा जब वह दोनों वस्तुओं की मात्राएं खरीद रहा है। ए के लिए MRS क्या होगी, एक्स वस्तु की कीमत यानी PX और वाई वस्तु की कीमत PY। मतलब जब इन दोनों का वो कंपैरिजन कर देगा तो उसकी MRS निकलेगी ए के लिए। ऐसे ही बी के लिए कैसे निकलेगी, उसके लिए भी सेम निकलेगी, एक्स की कीमत और वाई की कीमत। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों को हम एक समान रख सकते हैं कि यानी कि ये MRS और ये MRS हमारी कैसी हैं, ये हमारी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। MRS ऑफ ए इज इक्वल टू MRS ऑफ बी। देखिए नेक्स्ट अजम्पशन है हमारी साधनों का अनुकूलतम आवंटन। प्रत्येक उत्पादक साधनों का अनुकूलतम आवंटन चाहता है, जिसके लिए आवश्यक है कि दो साधन है श्रम और पूंजी, इनके मध्य जो हमारी MRTS यानी कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन समान होनी चाहिए। उत्पादक उस समय संतुलन की दशा में होता है जब वह साधनों के ऐसे संयोग का प्रयोग करता है जिसके उत्पादन पर समोत्पाद वक्र और समलागत वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हों। जैसे देखिए ये समलागत रेखा है और ये समोत्पाद वक्र है, तो जहाँ ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वहाँ उसकी MRTS समान होती है। जैसे MRTS लेबर और कैपिटल की क्या है, लेबर की कीमत और कैपिटल की कीमत। तो ए उत्पादक की MRTS बी उत्पादक की MRTS यानी कि दोनों की MRTS एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। देखिए विशिष्टता के अनुकूलतम अंश की दशा, संतुलन की उपभोक्ता दशा के अनुसार प्रत्येक उत्पादक अपने कुल लाभ को अधिकतम बनाने के लिए उत्पादित दो वस्तुओं के रूपांतरण की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर को उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर बनाता है। माना दो उत्पादन वस्तुएं ए और बी हैं और दो वस्तुएं एक्स और वाई का उत्पादन करती हैं, तो विशिष्टीकरण अंश को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा कि ए वस्तु की तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी MRTS बी वस्तु की MRTS के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यही अनुकूलतम दशा है। देखिए साधन वस्तु संबंध की अनुकूलतम दशा, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप ऑप्टिमल। पेरेटो के अनुसार एक साधन की सीमांत भौतिक उत्पादन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट
MPP उन सभी उत्पादन फर्मों के लिए समान होती है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उस साधन का प्रयोग करती हैं। संतुलन की दशा में एक पूर्ण प्रतियोगी साधन बाजार यानी फैक्टर मार्केट में एक फर्म किसी साधन का केवल उतनी ही मात्रा का प्रयोग करती है जहां पर साधन का मूल्य उसके सीमांत उत्पादन मूल्य वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी साधन का VMP वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? उसके मार्जिनल प्रोडक्ट से और उसके प्राइस से। यहाँ पर देखिए MP सीमांत उत्पादन है और PX X वस्तु का मूल्य है और VMP क्या है? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट वस्तु का सीमांत उत्पादन मूल्य। उसके बाद है उत्पादन के अनुकूलतम दिशा अथवा सामान्य आर्थिक क्षमता। उत्पादन की अनुकूलतम दिशा बताती है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए विभिन्न वस्तुओं की कितनी कितनी मात्राओं में उत्पादन किया जाए और साधनों का अनुकूलतम आवंटन कैसे हो। इसे ही सामान्य आर्थिक क्षमता की शर्त कहते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता दो वस्तुओं के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर समाज के लिए उन दो वस्तुओं के रूपांतरण की सीमांत दर के बराबर होना चाहिए। ये जो डायग्राम है इसमें IC1 और IC2 समाज के दो अधिमान यानी तटस्थता वक्र हैं। ठीक है, ये और ये वाला है ना, दो तटस्थता वक्र हैं समाज के। और PP1 रेखा और ये जो है उसकी प्राइस लाइन को बता रही है। ठीक है, और अधिकतम बिंदु K है। ये बिंदु K है जहाँ जो हमारी MRS XY की शर्त पूरी होती है। K पर उत्पादन की अनुकूलतम दिशा और सामान्य आर्थिक क्षमता की स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए उत्पादन भी अनुकूलतम है और हमारी आर्थिक क्षमता भी हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ पर वस्तु X है और यहाँ वस्तु Y है। ठीक है, ये हमारी OL मात्रा लग रही है यहाँ पर और ये ठीक है पहले वाले पे। साधन के समय के अनुकूलतम आवंटन की दशा परफेक्ट कंपटीशन एंड ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ फैक्टर टाइम। प्रत्येक साधन के समय के लिए अनुकूलतम आवंटन की दृष्टि से प्रत्येक श्रमिक के लिए कार्य से प्राप्त आय तथा अवकाश के बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर वही होनी चाहिए जो संपूर्ण समाज के लिए कार्य एवं वस्तु के बीच रूपांतरण की सीमांत दर होती है। जैसे कि देखिए A श्रमिक है, इसके लिए कार्य और आराम की MRS कैसी है, और श्रमिक B के लिए तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। पूंजी के अंतकालीन अनुकूलतम वितरण की दशा प्रत्येक बचतकर्ता वर्तमान पूंजी और भावी पूंजी के बीच MRS को अपनी समय वरीयता यानी टाइम प्रीफरेंस और ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर करने की कोशिश करता है। प्रत्येक ऋणी जो उत्पादक होता है वर्तमान और भावी पूंजी के मध्य सीमांत प्रतिस्थापन की दर को उस ब्याज की दर के बराबर करने का प्रयत्न करता है जिस पर वह पूंजी को उधार लाता है। बचतकर्ता A के लिए वर्तमान और भविष्य के बीच सीमांत प्रतिस्थापन MRS, ये प्रेजेंट टाइम और ये फ्यूचर। और बचतकर्ता B के लिए वर्तमान और भविष्य के बीच सीमांत दर। ठीक है, MRS ऑफ B इस समय की और फ्यूचर की। तो देखिए ये हमारा पेरेटो ऑप्टिमम यानी पेरेटो अनुकूलतम था। इसकी हमने आपको मान्यताएं बता दी किस तरह से ये काम करता है। हेलो एवरीवन, देखिए राशिपातन या डंपिंग क्या होता है। ये एक तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही होता है, यानी कि कीमत विभेद ही होता है। इसमें क्या होता है कि एकाधिकारी जो होता है वो अपनी वस्तुओं को अपने घरेलू बाजार में तो ऊंची कीमतों में बेचता है और विदेशी बाज़ारों में नीची कीमत पर बेचता है, क्योंकि घरेलू बाजार में वस्तु का वही एकमात्र विक्रेता है, जबकि विदेशी व्यापार में वह कई प्रतियोगिताओं का सामना करता है। तो इसीलिए वो विदेशी बाजार में वस्तुओं को एकदम से ढेर लगा देता है, इसीलिए इसे डंपिंग कहते हैं। तो ये क्यों करता है? क्योंकि वो विदेशों में अपना मार्केट बनाना चाहता है और राशिपातन में जो उत्पादक होता है विदेशी बाजार में हानि उठाकर भी वस्तु को बेचता है। राशिपातन का उद्देश्य ये रहता है कि उत्पादक जो है विदेशी बाजार प्रतियोगिता का सामना कर सके और कम कीमत पर वस्तु बेचकर विदेशी व्यापार पर अधिकार कर सके।
ठीक है। देखिए कंडीशंस क्या क्या हैं कि उत्पादक जो है वो घरेलू बाजार में एकाधिकारी हो, बाजारों का पृथक्करण घरेलू एवं विदेशी बाजार के रूप में होना चाहिए, यानी बाजार अलग अलग होने चाहिए। कीमत विभेद की सामान्य शर्त की भांति राशिपातन में भी दोनों मांग की लोच भिन्न भिन्न होनी चाहिए। घरेलू बाजार में मांग की लोच विदेशी बाजार की तुलना में कम होनी चाहिए, ताकि जो भेदपूर्ण एकाधिकारी है घरेलू बाजार में सुरक्षित होने के कारण अपनी वस्तु की कीमत अधिक रख सके। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला है अतिरिक्त उत्पादन की बिक्री। राशिपातन का जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो अतिरिक्त उत्पादन हो गया है उसको कम कीमत पर बेच दिया जाए। प्रतियोगिता को समाप्त करना। राशिपातन के द्वारा प्रतियोगिता को समाप्त करके एकाधिकारी अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता है, इसीलिए अपनी वस्तु को कम से कम कीमत पर या उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर बेच देता है, जिससे जो उसकी कंपटीटर फर्म होती हैं उनको हानि होने लगती है और वो बाहर हो जाती हैं। बढ़ते हुए प्रतिफल का लाभ उठाना। यदि एकाधिकारी फर्म में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो एकाधिकारी फर्म अपना उत्पादन बढ़ाएगी और अतिरिक्त उत्पादन को विदेशी बाजार में कम और स्वदेशी बाजार में ऊंची कीमत पर बेचा जाएगा। देखिए जो डायग्राम दिया गया है इसमें जो घरेलू मांग वक्र है वो ARH है, ठीक है, और जो हमारा विदेशी मांग वक्र है वो हमारा ARW है, ठीक है, और जो हमारा सीमांत आगम है वो देखिए MRH से दिखाया गया है, और विदेशी बाजार का जो सीमांत आगम है वो MRW दिखाया गया है। विदेशी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के कारण AR=MR है, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली कंडीशन होती है। और देखिए इन दोनों बाजारों की संयुक्त सीमांग आगम वक्र ABC के द्वारा दिखाया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है MR जो है वो MRH और MRW के इक्वल है। देखिए जो हमारा MR है वो MRH और प्लस MRW, यानी कि घरेलू का सीमांत आगम और वर्ल्ड का सीमांत आगम दोनों के योग के बराबर है। कुल उत्पादन जो है वो हमारा कितना है OQH, जो इसका भी योग है और जो हमारा इसका भी योग है, इन दोनों का हमारा योग है। इस प्रकार से देखिए MRH MRW MR TMC, ठीक है। और देखिए हमारा EH, जो हमारा ये EH है और QH है ना, ये वाला और ये वाला। EH और QH जो है वो किसके बराबर है, EW और QW के, इसके बराबर है, और QW के, और ये किसके इक्वल है, EQX के, यानी इसके इक्वल है, ठीक है ना, यानी कि ये तीनों जो हैं वो हमारे इक्वल हैं, ठीक है। इस प्रकार एकाधिकारी जो है घरेलू बाजार में वस्तु की OH मात्रा और विदेशी बाजार में वस्तु की OQW मात्रा और कीमत क्या रखती हैं OPH, और विदेशी में रखते हैं OPW, इन पर बेचता है। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखिए OPH जो है वो OPW से ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पर OPH जो है OPW से ज़्यादा है, यानी कि घरेलू बाजार में कीमत अधिक है विदेशी बाजार से, क्योंकि घरेलू मांग की लोच कम है विदेशी मांग की लोच से। अब देखिए अभी जो हमने बताया है इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारी डंपिंग है ये कई प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है लुटेरा या हिंसक डंपिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी कोई कंपनी होती है वो कंपटीशन को ख़त्म करना चाहती है और एकाधिकार बनाने के लिए विदेशी बाज़ार में जो उसकी उत्पादन लागत होती है ना उससे भी कम पर प्रोडक्ट बेच देती है, जिससे कि कंपटीशन ख़त्म हो जाए। और जब कंपटीशन ख़त्म हो जाता है तो वो घाटे की भरपाई के लिए कीमत बढ़ा देती है। मान लीजिए चाइना का कोई आइटम है भारत में आ रहा है, तो पहले तो वो इतनी कम कीमत पर बेचते हैं कि भारत में जो प्रोडक्ट बिक रहा होता है
उससे भी कम कीमत पर बेच देते हैं ताकि भारत की कंपनियां ख़त्म हो जाएं। और जब वो कंपनी ख़त्म हो जाती है तो फिर वो रेट अपने बढ़ा देते हैं ताकि जो भी उनका लॉस हुआ है उसको वो कवर कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है लगातार डंपिंग। लगातार डंपिंग क्या होती है? इसमें एक जो कंपनी होती है वो घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में लगातार कम कीमत पर उत्पाद बेचती है। ये ऐसा इसलिए करती हैं ताकि बाजार में उनकी हिस्सेदारी बनी रहे या उसे बढ़ा सकें। उसके बाद होता है थोड़ी बहुत डंपिंग। या छिटपुट। छिटपुट डंपिंग इसमें क्या होता है, जो हमारा घरेलू बाजार है वहाँ की कीमत वॉर से बचने के लिए कंपनी विदेशी बाजार में कम कीमत पर अतिरिक्त उत्पाद बेचती है, वो भी मतलब टेम्परेरी टाइम पे। या कभी ऐसा हो सकता है कि टेम्परेरीली उनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है तब वो बेच रहे हैं, मतलब ये कभी कभार ही किया जाता है। एक टाइप और है रिवर्स डंपिंग। रिवर्स डंपिंग एक कंपनी जो होती है किसी विदेशी बाजार में किसी उत्पाद के लिए अधिक कीमत लेती है जबकि अपने घरेलू बाजार में कम कीमत लेती है। ऐसा जब हो सकता है कि जब विदेशी बाजार में जो उत्पादन की मूल्य लोच है वो अधिक होती है लेकिन अपने देश में जो होती है वो बेलोचदार होती है। तो डंपिंग को आमतौर पे पसंद नहीं करते क्योंकि इससे घरेलू कंपनियों का काम जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डंपिंग को एक बुरी स्थिति के रूप में माना जाता है और एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह लेके कीमतें बहुत बढ़ा दी जाती हैं जिससे कि डंपिंग करने वाले ज़्यादा इसके फेवर में ना रहें। हेलो एवरीवन, देखिए जो इसमें दिया हुआ है ना हमारा एक कॉस्ट फंक्शन, और जो हमारा दिया हुआ है इसमें और जो हमारा इसमें ये रेवेन्यू दिया हुआ है, ठीक है। इससे हमसे पूछा गया है कि लाभ अधिकतमकरण की मात्रा क्या होगी, यानी हमें क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि हमारी कीमत कितनी दी हुई है। कीमत हमारी 8 दी गई है, तो यानी ये हमारा 8Q हो गया। तो इससे हमें निकालना है कि कैसे हम क्वांटिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम प्रॉफिट निकालते हैं अपना। प्रॉफिट का क्या होता है, TR माइनस TC। TR की वैल्यू क्या है हमारी 8Q और TC की वैल्यू क्या है हमारी 2 + 4Q + Q², ठीक है। ब्रैकेट खोला जाएगा 8Q माइनस 2 माइनस 4Q माइनस Q², ठीक है। ये प्रॉफिट को हम पाई कह सकते हैं, ठीक है ना। हमारी क्या बनकर आई थी 8Q, ठीक है। अब देखिए इसको हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, 8Q का ये 8 बचेगा, ठीक है। ये वाला जिसमें हमारे पास केवल नंबर है Q नहीं है इसको हम छोड़ देंगे। 4Q में से केवल 4 बचेगा और ये Q² है तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2Q बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस Q से ये कटते हुए चलेंगे और ये 2 जो है वो आगे आ जाएगा। 8 में से 4 गए, हमारे कितने बचे 4 माइनस 2Q। अब इसको अगर हम इक्वल के इधर ले आते हैं तो 2Q इज इक्वल टू 4 और Q इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। क्वांटिटी हमारी 2 आ गई। अब देखिए जो हमारी Q निकल कर आ गई है इसको हम पहले TR में रख देते हैं, ठीक है। TR हमारा कितना था 8Q, अब Q हमारे पास निकल कर आ गया 2,
तो ये कितना हो गया, 16 हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही हम TC की इक्वेशन में Q की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, 2 + 4Q + Q²। ठीक है, 2 4 इंटू 2 + 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 + 8 + 4, और ये हमारा हो गया 14। अब देखिए प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, TR - TC। TR हमारा 16 है, TC हमारा 14 है, कितना आ गया, प्रॉफिट हमारा 2 आ गया। तो देखिए ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेथड था। ये जो हमारा होता है BA में, MA में, और ये देखिए हमारे UGC नेट के इकोनॉमिक्स के मोस्टली सभी पोर्शन में ये पूछा ही जाता है। तो ये हमने आपको परफेक्ट कंपटीशन में बताया था किस तरह से किया जाता है। ये देखिए इसको हम स्टार्टिंग से दिखा देते हैं आपको। फर्स्ट हमारा ये था, ठीक है, सेकंड हमारा ये था, और थर्ड हमारा ये था। देखिए इसी का ना एक मेथड और है हमारा, जैसे कि हमारे पास TR दिया हुआ है और TC दिया हुआ है, तो हम जानते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होती है MC = MR। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारा TR दिया हुआ है तो हम उसका MR बना लेंगे। तो MR बनाने के लिए उसका हमको डेरिवेटिव लेना है, DTR/DQ। TR हमारा कितना था, 8Q, तो हमारा जब Q से Q कट गया तो MR हमारा आ गया 8। इसी तरह से हम निकाल लेंगे MC के लिए डेरिवेटिव लिया जाएगा टोटल कॉस्ट से DQ। कितनी थी हमारी इक्वेशन, ये थी हमारी 2 + 4Q + Q²। ठीक है, तो इसका जब निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4 + 2Q। अब देखिए हमारी कंडीशन ये होती है MC = MR, तो इन दोनों को हम सामने रख देते हैं। ठीक है, MC हमारा कितने निकल के आ गया, 4 + 2Q, और MR कितना है हमारा 8, तो ये 2Q इधर ही रहता है, 8 - 4 करके कितना आ गया, 4, तो Q = 4/2। तो देखिए ये मेथड है, तो दोनों तरह से हमारी क्वांटिटी जो है वो 2 आई है, और इसको फिर से हम वैसे इक्वेशन में रख लेंगे, अपने TR और TC बना लेंगे, और उससे फिर से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। मेन हमारा Q निकालना है, तो आपको दोनों में से जो भी मेथड अच्छा लगा हो उसे आप देख लीजिए। ये पहला पेज है, ये हमारा सेकंड पेज है। सामाजिक चयन यानी कि सोशल चॉइस। सामाजिक चयन का अभिप्राय होता है अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों ग्रस्तों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के चुनने से है। समाज को किस चीज़ की आवश्यकता है, इसको ही बताना सामाजिक चयन अथवा चुनाव की समस्या है, जो कुछ और नहीं बल्कि इंडिविजुअल प्रेफरेंस का जोड़ है। एक अति महत्वपूर्ण उपकरण जिसका उपयोग सामाजिक चयन के लिए किया जाता है वो है वोटिंग, मतदान। सामाजिक चयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिमानों को सामूहिक निर्णय में बदला जाता है। प्रजातांत्रिक समाज में व्यक्तिगत रुचियों और मूल्यों का एकत्रीकरण करने का भी महत्व रहता है। व्यक्ति के इसी महत्व के कारण ही एक व्यक्ति एक मत की व्यवस्था को अपनाया जाता है। लोक चयन की प्रमुख समस्या यही है, किस प्रकार लाखों करोड़ों विचारों को एक विचार में संकलित किया जाए। एग्जाम्पल है, भारत में अणु अस्त्र बनाने के विषय में लाखों करोड़ों विचार हैं। इन विचारों को एक सामूहिक विचार में परिवर्तन करना, हथियार बनाना, ये हमारा सामाजिक चयन है। इस तरह सामाजिक निर्णय समाज के एक संयंत्र के रूप में मतदान बहु शासन सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल पर आधारित है। यह सामाजिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया का एक
व्यापक रूप से स्वीकृत मानदंड है, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि समाज के बड़े वर्ग के अधिमानों का प्रतिनिधित्व करता है। 1951 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यू में के.जे. एरो ने इस बात को बताया कि सामान्य सामूहिक निर्णय प्रणाली सामाजिक आर्थिक कल्याण को अधिकतम करने में सहायक नहीं होती। उनके अनुसार जनमत के आधार पर सामाजिक कल्याण फलन का निर्माण करना संभव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने गणित और प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र की सहायता से जनरल इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम को बताया, जिसकी सहायता से व्यक्तिगत अधिमानों के आधार पर सामूहिक अधिमान का निर्माण करके असंभव सिद्ध कर दिया। एरो के अनुसार जब सामाजिक निर्णयों को जानने के लिए व्यक्तिगत अधिमानों को जोड़ा जाता है तो असंगति और स्वेच्छाचारिता प्रकट होती है। इसे उन्होंने वोटिंग पैराडॉक्स का नाम दिया। इसके अतिरिक्त वे वोटों का व्यापार भी कर सकते हैं जब वे विशेष नीति उपकरण की मतदान प्रक्रिया में आपको किससे दीजिए लीजिए गिव एंड टेक के लिए वचनबद्ध होते हैं, जैसे कि भारत में। एरो ने इसे अदला बदली यानी कि लो रोलिंग का नाम दिया। उन्होंने माना है कि कुछ स्थितियों में पारस्परिक लेन देन एक कुशल सामाजिक चयन का कारण बन सकता है, परंतु साथ ही अकुशल चुनावों की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है। इसी कारण मतदाताओं में अपने मत के अधिकार संबंधी महत्व की पूरी जानकारी रखने में कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि जब मतदान का संबंध सार्वजनिक चुनाव से होता है, जैसे भारत में, क्योंकि गलत चुनाव के कारण कभी कभी सामूहिक सामाजिक हानि भी होती है। अविवेकी सामाजिक निर्णय प्राय विवेकी सामाजिक निर्णयों को धुंधला कर देते हैं। सामाजिक निर्णय निर्धारण के संबंध में समस्या उस समय और अधिक गंभीर बन जाती है जब मतदान बारंबार घटित होने वाली घटना नहीं होती। यही कारण है कि क्यों मतदाता अपने आप को सामाजिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया की उलझन में डालने की कोई रुचि नहीं रखता। देखिए, सार्वजनिक वस्तुएं या पब्लिक गुड्स कौन सी वस्तुएं होती हैं। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सभी की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं। सामाजिक वस्तुओं को सभी व्यक्ति समान मात्रा में उपभोग करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं, और उनके लाभ से किसी व्यक्ति को हम वंचित नहीं कर सकते, यानी उनकी उपलब्धि के संबंध में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है। जो व्यक्ति इन वस्तुओं के लिए भुगतान करते हैं या जो भुगतान नहीं करते हैं, सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सभी की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। सड़क हो गई, रेल, पुल, सुरक्षा सेवाएं, ये ऐसी सामाजिक वस्तुएं हैं जिनके उपभोग का बंटवारा नहीं किया जा सकता और इनकी पूर्ति समाज के सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध होती हैं, यानी कि इन वस्तुओं का संयुक्त उपभोग होता है और इनमें अपवर्जन का सिद्धांत यानी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू नहीं होता, यानी किसी को हम वंचित नहीं कर सकते हैं। इन वस्तुओं को हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता और इनकी पूर्ति भी आंशिक रूप से बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती, क्योंकि सामाजिक वस्तुओं के संदर्भ में अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता, तो वे सभी व्यक्तियों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं और कोई भी व्यक्ति इनके प्रति अपना अधिमान नहीं व्यक्त कर सकता, यानी कि कीमत प्रणाली द्वारा वस्तुओं को बाजार में खरीदा अथवा बेचा नहीं जा सकता। इस तरह सरकार द्वारा बजट में आवश्यक व्यवस्था करके सामाजिक वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है। इसकी परिभाषा के बारे में सैमुएलसन ने बताया है, यह एक ऐसी वस्तु है जिसका सभी लोग मिलकर आनंद प्राप्त करते हैं और किसी एक व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि करने से किसी अन्य के उपभोग में कमी नहीं होती है। प्रोफेसर मसग्रेव कहते हैं, सभी सार्वजनिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तुएं सामाजिक वस्तुएं होती हैं और इनकी पूर्ति सरकार द्वारा की जानी चाहिए। उनके अनुसार निजी आवश्यकता की व्यवस्था पर्याप्त रूप से बाजार द्वारा हो जाती है। सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि बजट के द्वारा होती है और इसकी संतुष्टि नितांत आवश्यक है। तो सामाजिक वस्तुएं वे होती हैं जिनके उत्पादन से बाह्य लाभ का सृजन होता है और ये लाभ समाज के लोगों में बिखर जाता है। ऐसे लाभ का स्पष्ट विभाजन संभव नहीं है, अतः ऐसी वस्तुओं के लिए कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती। इसलिए इन वस्तुओं के उपभोग से उन व्यक्तियों को भी वंचित नहीं कर सकते जो इनके लिए कीमत का भुगतान नहीं करते।
सूचना या इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जब जो कस्टमर होता है उसको बाज़ार की पूरी जानकारी नहीं होती, यानी कि वस्तु की कीमत क्या रहेगी, उसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी सप्लाई है, इस सब के बारे में या तो जानकारी होती ही नहीं है या फिर कम जानकारी होती है। तो इसी इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के कारण लोग निर्णय लेने में जोखिम का काम करते हैं, जोखिम रहता है या फिर वो इम्बैलेंस रहते हैं। वो ऐसा कोई निर्णय नहीं ले पाते जिससे कि उनका लाभ अधिकतम हो सके। यदि उन्हें वस्तुओं की उचित सूचना नहीं मिलती जिन्हें वे खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो इसीलिए उनको प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि एक वस्तु को खरीदने या बेचने में जोखिम को कम करने के लिए पूर्ण सूचना की ज़रूरत होती है। तो इसके कारण उपभोक्ता को जो है संतुष्टि का स्तर जो है अनुकूल नहीं रह पाता, और इसी प्रकार जो उत्पादक भी है वो ऑप्टिमम मिक्स भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये जो अपूर्णता होती है ये दो समस्याओं के कारण होती है। इसके द्वारा क्या होता है, एक तो होता है प्रतिकूल चयन की समस्या और नैतिक जोखिम की समस्या। देखिए, प्रतिकूल चयन यानी एडवर्स सिलेक्शन यानी गलत चयन कब होता है? जब एक पक्ष को दूसरे पक्ष की अपेक्षा अधिक सूचना मिलती है, यानी कि उसके पास ज़्यादा जानकारी रहती है। जैसे कि खरीदने वाला या बेचने वाला किसी वस्तु और सेवा की जानकारी जो है दूसरी पक्ष से ज़्यादा रखता है। जैसे कि मान लीजिए श्रम बाजार है, तो जो श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है, तो जो पहले के कर्मचारी हैं उनके बारे में पूरी सूचना न होने के कारण जो हमारे श्रमिक हैं वो गलत काम कर लेते हैं, या फिर जो नियोजक है उन्हें पता नहीं है कि और श्रमिक जो हैं किस रेट पर मिलेंगे, तो वो भी गलत चयन कर लेते हैं। जैसे पुरानी कारों का बाज़ार है, पुरानी कार के संबंध में अगर ठीक से जानकारी ना हो तो खरीदने वाला ऐसी कार खरीद लेता है जिसे वो कभी ना खरीदता अगर उसे कार के बारे में पूरी जानकारी होती। जैसे ही देखिए बीमा बाज़ार होता है, जब बीमा कंपनी होने वाली घटना के बारे में ग्राहक से कम जानती है तो प्रतिकूल चयन हो जाता है। जैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा बाज़ार में, तो बीमा कंपनी नहीं जानती है कि उसकी क्या कंडीशन है, तो अपने जो मौजूदा रोग हैं उनको छुपाकर लोग जो है ज़्यादा पैसे वाली मेडिकल बीमा पॉलिसियां खरीद लेते हैं, और इसके कारण मेडिकल दावों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और बीमा कंपनियां बीमे की किश्त बढ़ा देती हैं, जिसका जो भार पड़ता है वो जो ईमानदार पॉलिसी धारक है उस पर पड़ता है। इस कारण बीमा कंपनी दिवालियां भी बन जाती हैं, क्योंकि अगर कोई बीमार आदमी पॉलिसी ले रहा है तो उसके खर्चे के लिए बीमा कंपनी को बहुत खर्च करना पड़ता है। तो इसी तरह से बीमा की दर ऊंची रखने को बाध्य हो जाती है कि जो वास्तव में बीमार लोग हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए वो भी बीमा करवाना बंद कर देते हैं। उसके बाद है नैतिक जोखिम, यानी कि की समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब कॉन्ट्रैक्ट करने वाला एक पक्ष अपने व्यवहार की लागत को दूसरे पक्ष पर डाल देता है, जैसे कि इससे एक पक्ष को कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे कि देखिए कोई किराएदार होता है तो वो मकान मालिक का जो मकान है उसका इतना रफली इस्तेमाल करता है क्योंकि उसे पता है कोई भी जो दिक्कत आएगी वो वही करेगा, ठीक है, जो उसका मालिक है वो ही इसका कंपेयर कराएगा। तो मोरल हैज़ार्ड इसी को कहते हैं, जब लोग जानबूझकर गलतियां करने लगते हैं जो उन्होंने उसका मालूम है कि उसका जो हट जाना है वो दूसरा पक्ष बिताए। जैसे कि देख लीजिए बीमा करा लेते हैं तो इस तरह से व्यवहार करते हैं कि वो घटना होने लगे, ठीक है ना, तो क्योंकि जो नुकसान होगा वो बीमा कंपनी को स्थानांतरित हो जाएगा। मान लीजिए कार का बीमा कराया है तो कार को फिर इतने उससे चलाया जाएगा कि कार वास्तव में ही उसका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या है सारा जोखिम जो है वो बीमा कंपनी को पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि चोरी, अगर मान लीजिए कोई ऑफिस लिया है, कुछ लिया है, तो वहाँ पर चोरी कराने का बीमा कराया है और जानबूझ के ऐसी लापरवाही करी जाती है कि चोरी हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से जो है मालिक को जो फर्म है वो अग्निशामक यंत्र नहीं लगाती हैं, आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। जिसने स्वास्थ्य के लिए बीमा लिया है वो निरंतर धूम्रपान करता है। तो इस तरह की चीज़ों को ही नैतिक जोखिम कहा जाता है। कि ड्यूओपोली एकाधिकार बाजार की वो स्थिति होती है जिसमें कि
या तो एक सी वस्तुएं या फिर पूर्ण स्थानापन्न या निकट स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, जिनमें दो ही उत्पादक यानी कि विक्रेता होती हैं। ये दोनों फर्में मिलकर अपना उत्पादन का इस्तेमाल करती हैं, परंतु ये फर्में जो हैं अपने बीच कीमत या उत्पादन मात्रा के संबंध में किसी भी प्रकार के बंधन के लिए बाध्य नहीं होती हैं। लेकिन अगर जब फर्में समान वस्तु का उत्पादन करती हैं तो उनकी कीमतें समान होती हैं, लेकिन जब वस्तुएं अलग अलग होती हैं तो उनकी कीमतों में अंतर हो सकता है। ड्यूओपोली जो है एकाधिकारी प्रतियोगिता या अल्पाधिकार का सबसे सरल रूप है। इसीलिए जब हम द्वैधिकार की बात करते हैं तो अल्पाधिकार के भी सारे प्रश्न आ जाते हैं। हालांकि व्यवहार में ड्यूओपोली यानी द्वैधिकार की स्थिति कम दिखाई पड़ती हैं, फिर भी अल्पाधिकार की समस्याओं को समझाने में न केवल इसका विश्लेषण सहायक होता है, बल्कि ड्यूओपोली जो हमारा विश्लेषण है इसका निष्कर्ष जो है वो ओलिगोपोली पर भी लागू किया जा सकता है। इसकी विशेषताएं ऐसी हैं, सबसे पहला है केवल दो ही उत्पादक या विक्रेता होते हैं। दोनों उत्पादक या तो बिल्कुल समान या फिर लगभग समान थोड़ा बहुत अलग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। दोनों उत्पादकों की अपनी स्वतंत्र उत्पादन नीति होती हैं तथा दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं। दोनों उत्पादकों या विक्रेताओं को अपनी कीमत उत्पादन नीति को निर्धारित करते समय प्रतियोगिता की कीमत उत्पादन नीति को ध्यान में रखना पड़ता है। द्वैधिकार की स्थिति एकाधिकार के अधिक निकट मानी जाती है। द्वैधिकार में भी अल्पाधिकार की भांति दोनों विक्रेताओं के मध्य परस्पर निर्भरता पाई जाती है, फिर भी इन दोनों के बीच कीमत युद्ध की संभावना बहुत कम होती है। इसका कारण ये है कि दो ही विक्रेता होने के कारण इनमें आपस में समझौता हो जाता है और दोनों ही ऊंची कीमत निर्धारित करके लाभ का बंटवारा कर लेते हैं। परंतु भेदीकृत द्वैधिकार में दोनों विक्रेताओं का बाजार अलग अलग होता है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में एकाधिकारी की भांति कार्य करते हैं और वस्तु की कीमत भी एकाधिकारी की भांति निर्धारित करते हैं। ड्यूओपोली में कीमत उत्पादन निर्धारण की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। हालांकि इस संबंध में कुछ प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जैसे क्रूनो, बर्टेन, एजवर्थ, इन्होंने कुछ मॉडल दिए हैं, फिर भी ड्यूओपोली में कीमत निर्धारण का एक सुनिश्चित हल नहीं होता है। देखिए, आज हम आपको मोनोपोली यानी एकाधिकार और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी एकाधिकृत प्रतियोगिता में अंतर बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले वस्तु की प्रकृति क्या होती है। एकाधिकार में एक ही वस्तु होती है और शुद्ध एकाधिकार की दशा में वस्तु के निकट स्थानापन्न यानी उस जैसी वस्तु नहीं पाई जाती। एकाधिकृत प्रतियोगिता में क्या होता है कि समूहों की सभी फर्में अलग अलग किंतु निकट स्थानापन्न यानी उससे लगभग मिलते जुलते वस्तुएं बनाती है। उद्योग एवं फर्म। एकाधिकार में उद्योग और फर्म में कोई भेद नहीं होता क्योंकि केवल एक ही फर्म होती है। इसमें उद्योग को समूह का नाम दिया जाता है जिसमें कई फर्में होती हैं, यानी कि इस बाजार में क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। आय वक्र। इसमें जो एकाधिकार होता है वस्तु के निकट स्थानापन्न होने से फर्म की जो AR वक्र होता है कम लोचदार होता है, परंतु मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। और इसका जो शुद्ध एकाधिकार होता है उसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है मांग वक्र, जिसमें कि प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई होती है। और जो एकाधिकृत है इसमें क्योंकि निकट स्थानापन्न होते हैं तो मांग वक्र अपेक्षाकृत अधिक लोचदार होता है, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता की भांति पूर्णतः लोचदार नहीं होता। फर्मों का प्रवेश और निष्कासन। एकाधिकार में नई फर्में नहीं आ सकती हैं, पुरानी जा नहीं सकती है क्योंकि मात्र एक फर्म होती है। एकाधिकृत प्रतियोगिता में उद्योग नई फर्में छोड़ सकती हैं। विक्रय लागत। एकाधिकार में केवल जो है सूचनात्मक विज्ञापन ही किए जाते हैं, प्रतियोगी विज्ञापन नहीं, क्योंकि प्रतियोगी तो कोई होता ही नहीं है। इसमें प्रतियोगी विज्ञापन का बहुत अधिक महत्व है। प्राइस एंड प्रॉफिट। दीर्घकाल में फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। इसमें उद्योग की सभी फर्में दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एकाधिकार में जो कीमत विभेद की नीति है वो उपभोक्ता जो है उसके लिए लगाई जाती है। उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए लगाता है और इसमें फर्म एक ही वस्तु की अलग अलग जो है कीमत नहीं ले सकती हैं।